हाँ, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत की खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमां भी आएगा ज़मीं पर, इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं मानवेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ मानवेंद्र सर पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस। सो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है और एक ऐसा टॉपिक है जो 9th, 10th, 11th, 12th और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा एक बार ऐसे सीखिए जिससे कि लाइफ में कभी प्रॉब्लम ना हो। सो मैं जिस अंदाज में आपको ये टॉपिक पढ़ाऊँगा वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग होगा, बहुत शानदार होगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि आज से पहले आपने इस टॉपिक को इस अंदाज में कभी नहीं पढ़ा होगा। सो स्टार्ट करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्टिव पैसिव होता क्या है। जैसे एक बहुत ही आसान से सेंटेंस से हम शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ लिखा ही राइट्स आ लेटर। ये आपने बचपन से इस तरीके से सेंटेंस सुना है, तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि एक्टिव है या पैसिव है। ही राइट्स अ लेटर, इसमें देखो ही क्या है, सब्जेक्ट है, राइट्स क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें एस या यस लगा है। आ लेटर क्या है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। दूसरी बात, जब आप इतना समझ जाएं तो आपको ये चीज़ आना चाहिए कि ये टेंस कौन सा है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पैसिव में हम लगाएंगे इज या वर। तो इसका मतलब ये होगा कि एक्टिव वॉइस में अलग हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है और पैसिव वॉइस में अलग हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो आपको इतना समझ में आना चाहिए जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाएं। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो कोई भी सेंटेंस का पैसिव बहुत आसानी से बनाया जा सकता। इसको हमने सब्जेक्ट कह दिया, रियल में ये होता डूअर है। क्या है, डूअर। और सब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है। डूअर क्या होता, डूअर इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट डज द एक्शन। डूअर वह नाउन और प्रोनाउन होता है जो काम को करता है, जबकि सब्जेक्ट क्या होता, सब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट इज टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते वो सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर देखो ही काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, राइट्स अ लेटर, पत्र को लिखने का काम कर रहा है। अभी मैं बताता हूँ एक जगह पर जो सब्जेक्ट होगा वो केवल सब्जेक्ट ही होगा, डूअर नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा राम किल्ड रावण, ये आपने देखा तुरंत समझ में आ गया टेंस है। कौन सा है, किल्ड लिखा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। राम इस सेंटेंस में डूअर है और हर डूअर सेंटेंस का सब्जेक्ट जरूर होगा। क्यों होगा, क्योंकि डूअर काम को करता है और हम उसके बारे में बात भी कर रहे हैं। अगर हम इसको ऐसे देखें कि हम बात किसकी कर रहे हैं, राम की, और राम यहाँ काम क्या कर रहा है, रावण को मारने का काम किया। ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है और रावण इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। ये टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव किससे बनता है, वॉज वर्ब से। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूँ, मैंने कहा सी इज रीडिंग आ मैगजीन। अब अगर आपके सामने इस तरीके से सेंटेंस लिखा तो सी क्या है, सेंटेंस में डूअर है, क्योंकि सी क्या काम कर रही है, रीडिंग करने का काम कर रही है। तो ये सेंटेंस में सी डूअर भी होगा और हर डूअर सब्जेक्ट होता है। ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग आप कहेंगे मेन वर्ब है और मैगजीन क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होने की वजह से इसका पैसिव हम क्या करेंगे, इसी एज एम आर के साथ में हमको जोड़ना है बीइंग। क्या जोड़ना है, इतना क्लियर हो गया। तो एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब अलग है और पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब अलग है। इस कॉन्सेप्ट को अभी मैं पूरा बहुत शानदार समझाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखें। पहले मैं आपको सेंटेंस के उन पार्ट से परिचित करा रहा हूँ कि सेंटेंस में रियल में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब अगर मैंने यहाँ लिखा आई एम अ टीचर, अब आपसे कहा जाए इस सेंटेंस का पैसिव बनाओ, तो इस सेंटेंस का कोई पैसिव बना सकता है, कोई बना सकता है, कोई नहीं बना सकता। क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस में जो आई है, जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट डूअर ही नहीं है। यहाँ पर बताओ, मैंने कहा आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। क्या टीचर होना कोई काम है, टीचर होना कोई काम है, टीचर होना कोई काम नहीं है। मैंने कहा सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। क्या कहा भैया, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। आपने गाना सुना होगा, लड़की ब्यूटीफुल, लिखा ना, यही तो लिखा, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, लिखा कि नहीं लिखा। अब यहाँ पर मैंने कहा कि वह एक सुंदर लड़की है। क्या सुंदर लड़की होना कोई काम है, कोई सुंदर है, मोटा है, पतला है, गोरा है, काला, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता, एक कोई काम नहीं है। सुंदर लड़की होना कोई काम नहीं। अगर एक काम होता तो लड़कियाँ दिन भर सुंदर होने में लगी रहती। तो ये सुंदर होना कोई काम नहीं है, टीचर होना कोई काम नहीं। आपने कहा आई एम अ स्टूडेंट,
मैं एक विद्यार्थी हूँ, क्या विद्यार्थी होना काम है? कोई भाई एक डॉक्टर है, डॉक्टर होना काम है? इसमें एक तो क्या है, डूअर नहीं है। दूसरी बात, यहाँ इज एमआर को ही मेन वर्ब की तरह कंसिडर किया जाता है, ये मेन वर्ब होती नहीं। दूसरी बात, इसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो इन सेंटेंसेस का पैसिव किसी भी कीमत पर नहीं बन सकता। यानी कि पैसिव वॉइस सिर्फ उनका बनेगा जिनमें डूअर होना चाहिए और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हो, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट जरूर हो, तभी हम उसका पैसिव बना सकते। तो इनका नहीं बनेगा। तो पहले पैसिव बनाने के थोड़े से कॉन्सेप्ट को समझें, फिर आपको जो दर्द होता है वो दर्द इसलिए होता क्योंकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता नहीं होता, इस वजह से पैसिव वॉइस नहीं बना पाते आप लोग। तो ये पहले थोड़ा सा समझ लें, फिर आपके दर्द को मिटाएंगे, ठीक है। तो हमने ये देखा ही राइट्स अ लेटर, जैसे ही तुमने देखा राइट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पैसिव में इज एम आर से बनाना। तो इसके लिए तरीका क्या होता, ये सेंटेंस में डूअर है या सब्जेक्ट है, राइट मेन वर्ब है, और एक मैंने मंत्र बताया। वो मंत्र क्या, कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, क्या कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, हमेशा मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा। और जब तुम एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो ऑब्जेक्ट को ही तो सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर आ लेटर को आपने सब्जेक्ट बनाया, आ लेटर। अब आ लेटर सिंगुलर है तो एज क्या आएगा, एज, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। अब आपको क्या करना है, ही जो लिखा है इसको बाय लगाकर ऑब्जेक्ट बनाओ, हिम। तो सीधी बात है, आप किसी भी सेंटेंस ऑब्जेक्ट को क्या बनाया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो फिर पैसिव में भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको बाय लगा करके हमने लिख दिया। ये रियल में या तो कहोगे डूअर है या फिर एजेंट है। क्या है, एजेंट है। हम लोग जबकि कह देते कि ऑब्जेक्ट है, रियल में ऑब्जेक्ट ना होकर के डूअर या एजेंट का आया। अब यहाँ देखो, राम किल्ड रावण, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। जैसे ही तुम्हें देखिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, कौन सी फॉर्म, अरे कौन सी फॉर्म, किसकी फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे ही तुम्हें लिखी एक वर्ब लिखा, क्या लिखा, क्या लिखा, एक बच्चे से मैंने पूछा क्या लिखा, बोले वर्ब। मैंने कहा ज़्यादा जोर मत दे बेटा, थूक बाहर निकल आएगा। तो ऐसी हरकतें नहीं कही, क्या करो बेटा, राम किल्ड रावण सेकंड फॉर्म है। अब रावण को हम सब्जेक्ट के प्लेस पर लाए, रावण पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है तो रावण के साथ में क्या लगेगा, रावण वॉज किल्ड, रावण मारा गया, किसने मारा, तो इसको ऑब्जेक्ट बनाया बाय राम। कॉन्सेप्ट वही है, इसको या तो आप डूअर कहेंगे या एजेंट। अब आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस में, क्या लिखा, सी इज रीडिंग आ, वह क्या पढ़ रही है, मैजिक। तो अपना सी सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग, रीडिंग क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद हमेशा क्या लिखा रहता, ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बना दिए, आ मैगजीन। अब यहाँ इज लगाए, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो पैसिव में इज एम आर की साथ में क्या जोड़ देते, बीइंग जोड़ दिया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीडिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगा, रेड, बाय सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, बोलो इतनी बात समझ में आ रही। अगर इसमें थोड़ी सी भी बात समझ में आ गई तो अगला जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ तुम पूरा सीख जाओगे, और हो सकता मरते दम तक ना भूलो। जब तुम मर भी रहे होगे तब भी कोई अगर कोई पूछते सी इज राइटिंग अ नोवेल, आप बोलोगे नोवेल इज बीइंग रिटन बाय हर। ठीक है, चलो देखो, ये कोई बहुत कठिन पार्ट नहीं है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले जो हमने रूल में लिखा है वो कहाँ से आया, यहाँ से समझो। प्रिया क्या है, सेंटेंस में सब्जेक्ट है, सिंग्स मेन वर्ब है, आ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते। ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, इससे पैसिव वॉइस का क्या बना दो, सब्जेक्ट बना दिया, आ सॉन्ग। अब एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर नए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते। अब हमने देखा एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया। अब यहाँ हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, एज। अब हम मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते पैसिव वॉइस में, तो यहाँ इसमें सिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, संग। अब एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को, ये जो सब्जेक्ट है, बाय लगाकर पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दो, बाय प्रिया। कितना आसान है, आपका बन गया। यहाँ लिखा था प्रिया सिंग्स अ सॉन्ग, प्रिया गाना गाती है, आपने बनाया अ सॉन्ग इज संग बाय प्रिया, एक गाना प्रिया के द्वारा गाया जाता है। तो अगर यहाँ लिखा है गाती है, यहाँ लिखा गाती है तो इसमें आ जाएगा गाया जाता है, पैसिव वॉइस में जाना वर्ड आता है, ये ध्यान रखा करें। अब अगला लिखा था चिल्ड्रन, पूरा चिल्ड्रन क्या होगा, सब्जेक्ट हुआ, या डूअर कहेंगे, सेंग मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आ नेशनल एंथम पूरा ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं होगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, और एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाया, आ नेशनल एंथम। अब आपने देखा
कि ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट होने की वजह से वॉज, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, संग, बाय किसके द्वारा, बाय द चिल्ड्रन, बाय द चिल्ड्रन। बोलो कोई दिक्कत, घबराहट, चिंता, कोई परेशानी, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपको पैसिव वॉइस अगर नहीं आ रहा अभी इतनी बात समझने के बाद, तो बस अब एक ही चीज़ की कमी है, वो एक महामंत्र है, उस मंत्र को हमें सीख लेना है। अगर हम इस चीज़ को सीख लेते हैं तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस आपके सामने होगा, आप देखते हुए आंसर दे देंगे। तो इसका मतलब ये है कि अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टिव से पैसिव वॉइस को सीखने के लिए। बस यही एक बात सीख लेना है और पूरा पैसिव वॉइस आपकी मुट्ठी में होगा। देखो, अगर आप इस चीज़ को सीख जाते हैं तो पैसिव वॉइस फिर आपकी मुट्ठी में है। तो इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना है। अब देखो क्या, एक्टिव से पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग निम्न प्रकार करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये बात जानते हैं, एक्टिव वॉइस में पहला हमारा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वो चीज़ हमें समझनी है। तो पहले ये समझ लो, कई सारे बच्चे इतने महान रहते, उन्हें यही पता नहीं है कि एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। तो अगर आपको वो चीज़ पता नहीं है तो उसको आप ऐसे देख लें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस होगा। ये एस या ई एस तभी होगा जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म होगी। निगेटिव सेंटेंस होने पर हम डू या डज का यूज करेंगे और नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ये एक्टिव वॉइस में एक स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है, एक्टिव वॉइस का। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, प्लूरल सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लूरल में डू नॉट और सिंगुलर में डज नॉट। तो अगर तुम्हें ऐसा कुछ नज़र आ जाए तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगाना इज एम आर, और हमेशा पैसिव में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब इस तरीके से आपका ये क्लियर हो गया। एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो पैसिव में क्या लगाना, इज एम आर और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हम इसी में आगे बढ़ते हैं तो दूसरा नंबर हमारे सामने आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर आपको नहीं आता तो तुरंत सीखा जाए। पास्ट इंडेफिनिट यानी कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, निगेटिव में आपको डिड नॉट मिलेगा और जैसे ही डिड नॉट आएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हो गई आपकी इज एम आर की जगह यहाँ पर। अगर देखो पास्ट इंडेफिनिट में क्या है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, डिड नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो पैसिव वॉइस में क्या हो गया, वॉज वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अब इसी तरीके से हम तीसरा नंबर देखते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो जैसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट देख के ही पता चल जाना चाहिए। क्या पता चल जाना चाहिए, इसमें बिल या सेल है। क्या है, तो कुछ बच्चे तो बिल को देख के बिल आ जाते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। जैसे ही दिखा बिल सेल मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट, और यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी एक्टिव में। पैसिव में हमें क्या करना है, इसी बिल या सेल के साथ में बी और जोड़ देना, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगातार चलती रहेगी। अभी आपने देखा ये तीनों के इंडेफिनिट हो गए हैं, और अगर थोड़ी सी तुम में अकल है तो फिर एक चीज़ मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। अब आगे देखें, नेक्स्ट नंबर आता हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अपनी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर। एक्टिव में है इज एम आर, और कॉन्टिन्यूअस होने की वजह से फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी आएगी। तो पैसिव वॉइस में तुम्हें इसी इज एम आर को सेम लिखना है। और यहाँ सुनो, यहाँ इज एम आर है, यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी है। पैसिव में भी कॉन्टिन्यूटी बनी रहे, इसके लिए हम क्या जोड़ देंगे, बीइंग जोड़ देंगे, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस पर। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करते हैं, कौन से टेंस की, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब है वॉज या वर, और कॉन्टिन्यूअस जब जब होगा तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे आईएनजी। जैसे हम पैसिव में जाएंगे तो इसी में वॉज वर के साथ में हमने जोड़ दिया बीइंग, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनता नहीं। क्यों नहीं बनता, इस लॉजिक को हम बाद में समझते हैं, पहले इतनी बात समझ लो। तो जो बनता नहीं उसे छोड़ो। अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अपनी खुद की हेल्पिंग वर्ब है हैज। क्या है, हैज या फिर हैव। और परफेक्ट जब भी बात होगी तो थर्ड फॉर्म आएगी। तो पैसिव वॉइस में हम हैज या हैव प्लस इसमें जोड़ेंगे बीन और मेन वर्ब की। अब कौन सा नंबर आता है हमारा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में अपनी हेल्पिंग वर्ब उसकी होगी हैड। क्या होगी, हैड। अब यहाँ पर जब हैड है
और परफेक्ट तो थर्ड फॉर्म आएगी एक्टिव में भी और पैसिव में। यहाँ पर हमने हैड प्लस क्या जोड़ दिया, बीन जोड़ा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अब आगे बढ़ो, लास्ट बचा है पैसिव में फ्यूचर परफेक्ट। कौन सा बच्चा जी? फ्यूचर परफेक्ट। अगर टेंस की बात करते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब होती विल हैव। क्या होती है? विल हैव या फिर शैल हैव और मेन वर्ब की। तो हम यहाँ पर जाएंगे तो इसी विल के साथ विल हैव पूरा लिख दे रहे हैं, विल हैव या शैल हैव प्लस इसमें जोड़ देंगे बीन। क्या जोड़ देंगे? और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। टेंस खत्म। यानी कि एक्टिव में पूरे 12 पढ़ने होते हैं, पैसिव में केवल 8 पढ़ने। 4 का पैसिव नहीं बनेगा। किस किस का? पहले तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का और तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्यों नहीं बनता वो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। अभी एक बात और देख लो, अब एक और नंबर ले लिया मॉडल्स। क्या ले लिया? मॉडल्स में परेशान नहीं हो जाएगा। कैन, कोड, मे, माइट, ये सब शुड, वुड, व्हाट टू, ये सब मॉडल है। और मॉडल के साथ में हमेशा कौन सी फॉर्म लाते हैं हम लोग? मॉडल में एक्टिव में आता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, कौन सा वॉइस? तो हम मॉडल के साथ में क्या करना है, मॉडल्स प्लस हमें बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देनी है। क्या लिख देनी है? अब एक बार हम इस पूरी टेबल पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। देखो, अगर आप में थोड़ी सी भी अकल है, एक्टिव से पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग निम्न प्रकार करते। यहाँ देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर हम प्रेजेंट की सीरीज को देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आता। तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट ये है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ये एम-आर है। इसका मतलब तुम देख रहे हो क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है पैसिव में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब ले रहा कि नहीं ले रहा? देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ने पैसिव में किसकी हेल्पिंग वर्ब ले ली? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इसी तरीके से अगर हम ध्यान दें तो पास्ट इंडेफिनिट ने देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब ली, पैसिव में ऐसा हो रहा। और फ्यूचर इंडेफिनिट ने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब ली। तो आप यहाँ समझ रहे इतनी बात को? यानी कि तीनों के जो इंडेफिनिट हैं ये पैसिव वॉइस बनने पर अपने बगल वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब को ले रहे हैं। तो एक तो ये तरीका है, नहीं तो सीधा याद रखो जैसे ही एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पैसिव में एम-आर और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट में तो पैसिव में वॉज वर्ब और मेन वर्ब की, और एक्टिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट में तो पैसिव में विल या शैल के साथ में बी और मेन वर्ब की। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एम-आर होता है तो कॉन्टिन्यूटी बनाए रखने के लिए यहाँ आईएनजी रहती है, यहाँ कॉन्टिन्यूटी बनाए रखने के लिए क्या लगा देते? बीइंग। तो एम-आर के साथ में बीइंग जोड़ो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर्ब होता, पैसिव में वॉज वर्ब के साथ में बीइंग जोड़ा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब रट लो, जैसे ही एम-आर वॉज वर्ब दिखे, पैसिव पूछा जाए एम-आर वॉज वर्ब के साथ में क्या लगाना? बीइंग लगाना। अब आ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर हमें थोड़ी समझदारी तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब ली। हैज जब होता पैसिव में हैज या हैव के साथ में क्या आ गया? बीन। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस ने अपने बगल वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब ले ली तो वो हैड बीन हो गया। फ्यूचर परफेक्ट ने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की विल हैव बीन और शैल हैव बीन। और मॉडल के साथ में एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म, पैसिव में थर्ड फॉर्म और बी के साथ। क्लियर हो गया? अब एक बात ये आती कि सर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव क्यों नहीं बनता? क्या बनाया जा सकता है? तो मैं कह सकता हूँ हाँ बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता, लेकिन बनता इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने उसकी नीड नहीं समझी, इसलिए हम लोग भी उसको बनाते नहीं। लेकिन अगर बनाना हो तो बनाया जा सकता है। देखो अब हमें क्या बात समझनी है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव क्यों नहीं बनता और तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव क्यों नहीं बनते। तो इस बात को ऐसे समझो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की अपनी हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल बी या क्या है हेल्पिंग वर्ब? विल बी, शैल बी। अब जरा इस बात को समझना, जब हम इसका पैसिव बनाएंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का तो इसमें क्या करना पड़ेगा? आप विल लिखोगे, बी लिखोगे और कॉन्टिन्यूटी बनाए रखने के लिए आप क्या लगाओगे? बीइंग। क्यों? क्योंकि देखो मैंने अभी कहा था जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनाते हैं तो यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहती,
यहाँ कॉन्टिन्यूटी बनाए रखने के लिए हमने क्या लगाया, बीइंग। ऐसी पास्ट कॉन्टिन्यूस में यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, इसी कॉन्टिन्यूटी बनाए रखने के लिए हमने यहाँ क्या यूज किया, बीइंग की यूज किया। अब ऐसे इसमें विल बी पहले ही से है और पैसे बनाए रखने के लिए हमें बीइंग का यूज और करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा विल बी बीइंग। क्या हो जाएगा, विल बी बीइंग। इसका मतलब ये तो देखो बी फॉर्म ही तो है, ये बी फॉर्म है, बी फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, बीन, थर्ड फॉर्म क्या है, बीन, और फोर्थ फॉर्म क्या है इसकी, बीइंग। क्या है, तो अब इसमें दो बी भी हो जाएंगे, कितनी, अब एक बी ए और एक बी। अब आप जानते हो दो बी भी खतरनाक है, इसलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, समझ में आया। जैसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कॉन्टिन्यूटी बनाए रखने के लिए बीइंग लिखते हैं, और इसमें क्या होता है, विल के साथ में पहले ही से बी है और कॉन्टिन्यूटी बनाए रखने के लिए बीइंग का यूज करना पड़ेगा, तो दो भी खतरनाक हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो उसमें हैज बीन पहले ही से होता है, और कॉन्टिन्यूटी बनाए रखने के लिए तुम फिर से बीइंग लगाओगे तो हैज बीन बीइंग हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ भी दो बी हो रही। अब एक बच्चे के साथ दो बी कहाँ हो रही है, यहाँ तो एक बीन है और यहाँ बीइंग है। अरे बेवकूफ़, तो बी से ही तो बीन बना, बी से तो बीइंग बना, तो एक ही तो चीज़ हो रही। इसलिए तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव नहीं बनते, क्योंकि इनमें हमें बीइंग लगाना पड़ेगा, इसमें बी पहले से ही अवेलेबल होता है, इसलिए दो बी का कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम उनका नहीं बनाते। अब अगर तुम किसी टीचर से पूछते क्यों नहीं बनता, वो तो बनते ही नहीं है, किसी ने बनाया नहीं, हम नहीं बना रहे। तो ये नहीं, हर चीज़ का लॉजिक होता है। ओके, अब देखो इसी तरीके से हमारे सामने क्वेश्चन लिखा है, सी बॉट अ कार। सबसे पहले देखो बाय की सेकंड फॉर्म बॉट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस होने का मतलब है पैसिव में हमें क्या लगाना है, वॉज वर्ब। वही कॉन्सेप्ट है, सी सब्जेक्ट होगा, बॉट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, कार ऑब्जेक्ट है, तो आप लिखेंगे अ कार, पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगाओगे, बॉज, अ कार बॉज। बाय की थर्ड फॉर्म पहले ही से अवेलेबल है, बॉट बाय हर। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? अगर मेरे आपके सामने इस तरीके से लिखा होता सी सोल्ड हर बाइक, तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है, सी सोल्ड सेकंड फॉर्म है, हर बाइक, तो आप क्या करेंगे, हर बाइक को सब्जेक्ट बनाया, पास्ट इंडेफिनिट है बॉज, फिर आपने लिखा सोल्ड बाय हर। अगर मैंने यहाँ लिखा होता आई हैव डन माई वर्क, क्या लिखा है जी, फटाफट से टेंस पहचानो, पहले टेंस पहचाना। आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, डन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आई हैव कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। अब अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, तुमने देखा यहाँ हैज हैव, तो पैसिव में हैज हैव के साथ में क्या जोड़ते, बीन और जोड़ना है। अब माई वर्क को सब्जेक्ट बनाएंगे आप, माई वर्क, अब माई वर्क सिंगुलर है तो हैज, फिर बीन और जुड़ गया, हैज बीन डन बाय मी, क्या बन गया, लो जी बन गया। कोई दिक्कत किसी को आ रहा समझ में या नहीं आ रहा? चलो अब आपके सामने फिर से बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है और इससे कुछ क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। अब पार्ट क्या आ गया, जब एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट हों, कितने ऑब्जेक्ट हों, दो, यानी कि एक नॉन लिविंग और एक लिविंग। तो जब एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट हों तो हम क्या करेंगे, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तथा लिविंग ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाते हैं। अब हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जब एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट हो तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो और लिविंग ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगा दें, टू लगा दें। अच्छा, इसी में एक बात ये भी आती कि इसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अभी हम उस चक्कर में फंसना नहीं चाहते, पहले हमें सिंपली पैसिव वॉइस सीख लेना है। तो इसमें देखो वही कॉन्सेप्ट है, सी सब्जेक्ट हुआ या आप कहेंगे डूअर, ये मेन वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट और कार भी ऑब्जेक्ट है। अब आपके सामने कितने ऑब्जेक्ट हो गए, दो। एक ऑब्जेक्ट क्या है, मी कौन सा ऑब्जेक्ट है, लिविंग, और कार कौन सा ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। इतना तो सभी बच्चे पहचान ही लेंगे। अब उसने मुझे कार दी, क्या दी, अब उसने मुझे कार दी तो मैं तो जिंदा हूँ ना, मैं लिविंग हूँ, और कार कैसी है, नॉन लिविंग। आपने मुझे पेन दिया तो मैं जीवित इंसान हूँ, लिविंग हूँ, पेन कैसा है, नॉन लिविंग है। तो हमें क्या करना है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। तो अब यहाँ पर हमने कार को सब्जेक्ट बनाया, कार। अभी टेंस पहचानो, अगर तुम टेंस नहीं पहचान पाओगे, दुनिया का कोई भी ताकत, कोई भी टीचर आपको पैसिव नहीं सिखा पाएगा। आपने देखा सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट है तो तुम्हें इतनी समझ तो आनी चाहिए ना, बॉज वर्ब आएगा पैसिव में, क्या आएगा। अब अगर कोई बच्चा पूछा सर ये बॉज कहाँ से आया, मेरे बड़े दर्द होने लगता है जब आप इतनी गहराई से पढ़ाते हो। मैं क्या करूं भाई, कैसे सीखूं, इतना दर्द हो रहा, इतना कष्ट हो रहा। सर मैं इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हूं, मैं क्या करूं, मेरी बड़ी, अब इसे क्या कर सकते हैं।
अब उनके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। दर्द दिलों के कम हो जाते अगर तुम्हें पैसे बायसा। अगर थोड़ा पढ़ लिया करो, अच्छे से समझ लिया करो, सब आएगा। तो कैसे होगा आपको देखना है। पास्ट इंडेफिनिट पैसिव में क्या लग गया, बहुत बार। ऐसे दर्द कम होगा। एक बार सीखो ना, अब सीखोगे नहीं तो ज़िंदगी भर दर्द में डले रहो, रोते रहो, चिल्लाते रहो, कराहते रहो। क्या लिखा, आकार, पास्ट इंडेफिनिट क्या आएगा, बोझ, आकार बोझ। अब कोई भी सेंटेंस बनाओ जाए, इतनी तो अकल होगी। जैसे यहाँ देखो सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा, फिर मेन वर्ब लिखा। ऐसे यहाँ सेंटेंस में आपने कार को सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती, फिर मेन वर्ब आती। अब गिव की थर्ड फॉर्म क्या है, गिवन। अब हमने क्या कहा, एक्टिव वॉइस के अगर दो, क्या लिखा मैंने, जब एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट हो तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते तथा लिविंग ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाते हैं। लिविंग है, इसके पहले क्या लगाओ, टू मी। फिर लिखा बाय, सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये बन गया। क्या बना, आ कार वॉज गिवन टू मी बाय हर, एक कार मुझे उसके द्वारा। अच्छा, आपने क्या किया, नॉन लिविंग को सब्जेक्ट बनाया, कार, पास्ट इंडेफिनिट होने की वजह से वॉज, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, लिविंग के पहले लगाया टू और फिर ऑब्जेक्ट सेम लिखा, सब्जेक्ट को बना दिया ऑब्जेक्ट। अगर आप कहें कि नहीं सर, हम मी से अगर हमारा मन करे बनाने का तो क्या बनाया जा सकता है, हाँ जी हाँ, बिल्कुल बनाया जा सकता। तो क्या करना है, मी को सब्जेक्ट बनाइए, फिर आए। अब पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज, आई वॉज गिवन, मुझे दिया गया, मुझे दी गई, क्या दी गई, इस सेंटेंस में देख के बताओ क्या दिया गया, हमें मुक्का देंगे, सही से बताओ क्या दिया गया, हाँ कार दी गई। आई वॉज गिवन आ कार, किसके द्वारा, बाय, दोनों तरीके से बन गया। आसना हम आपके साथ एक सेंटेंस बनाना चाहेंगे, ही टोल्ड मी अ स्टोरी। बताओ टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। ही इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, टोल्ड क्या है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मी कौन सा ऑब्जेक्ट, लिविंग ऑब्जेक्ट, स्टोरी कौन सा है। तो चलो बनाया जाए, आ स्टोरी वॉज टोल्ड, वो तो सीधा कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब क्या लिखना है, आ स्टोरी वॉज टोल्ड, हाँ, टू मी बाय हिम। लो जी, ये बन गया। अगर इसी सेंटेंस को किसी का मन है कि हम तो मी से बनाएं, हम काय बनाएं, आ स्टोरी से, तो वो क्या करें, वो रोए ना, बिल्कुल ना रोए, तुरंत आ जाए। ठीक है, अब देखो क्या बनाएंगे, मी का सब्जेक्ट बना आई, पास्ट इंडेफिनिट है वॉज, आई वॉज टोल्ड, क्या मुझे क्या सुनाया गया, आ स्टोरी, किसने सुनाई, बाय हिम। ठीक है जी, बन रहा ना। चलो आप बताएं, रेशमा सेंड्स मी आ मैसेज डेली, रेशमा मुझे डेली मैसेज भेजती है। ठीक है, अब हमें इसका पैसे बनाना है। अब भेज रही तो भेजने दो, अपन पैसे बनाओ। यहाँ देखो मी है और यहाँ क्या है, मैसेज है, क्या है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, आ, अच्छे से बोलो, आ, ऐसे नहीं, वो एक तो आ, ऐसे नहीं, आ, क्या करना है, आ मैसेज, क्या लिखना है। अब यहाँ देखना, सेंड्स लिखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पैसिव में क्या लिखेंगे, आ मैसेज इज सेंड की थर्ड फॉर्म सेंड, और लिविंग के पहले टू मी बाय रेशमा। दूसरे तरीके से बनाने की कोई आवश्यकता है। अच्छा, अब ये बहुत अच्छी बात आई है, ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, डेली को लास्ट में लिखेंगे। ये बिल्कुल गलत तरीका है। क्यों है, ये डेली क्या है, एडवर्ब है। कौन सा, टाइम ऑफ एडवर्ब है, या फिर हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम है, जो समय को बता रहा। अब अगर एडवर्ब है तो वो वर्ब के पास में आना चाहिए, नाउन के पास में नहीं। तो एक्टिव वॉइस में एडवर्ब हमेशा लास्ट में लिखा जाएगा, लेकिन पैसिव वॉइस में अपन को सही ढंग से लिखना चाहिए था। यहाँ क्या लिखना चाहिए था, अ मैसेज इज सेंड टू मी डेली बाय रेशमा। इसको यहाँ लिखो, इस तरीके से बनाओ। अब अगर मी से बनाना चाहे तो बन सकता, आप बनाए, आई कैन डू दिस वर्क, ये मॉडल वर्ब है, तो वही सब्जेक्ट, कैन हेल्पिंग वर्ब, डू मेन वर्ब, और दिस वर्क क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, दिस वर्क कैन बी डन बाय मी। इसमें दो ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट था। यस, लास्ट वाला आप बताओ, सी मे सेंड हिम अ लेटर। जल्दी से बताओ, सी क्या है सेंटेंस में, सब्जेक्ट है, मे क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, कैन कुड मे माइट मॉडल होती, सेंड क्या है, मेन वर्ब है, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, आ लेटर भी ऑब्जेक्ट। तो आपको हिम से बनाना पसंद है या फिर आ लेटर से, तो आ लेटर से बनाओगे, आ लेटर मे बी सेंड की तरफ सेंट टू हिम, क्या लिखना है, बाय, हाँ ठीक है। रिया, चलो इसी को आप हिम से बना के बताओ जरा।
हाँ, हिम का सब्जेक्ट क्या हो गया? ही। हाँ, ही मे बी सेंट। अब देखो, ही मे बी सेंट, उसे भेजा जा सकता, क्या भेजा जा सकता? आ लेटर, किसके द्वारा? बाय। ठीक है ना? तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे चीज़ें सब समझ में आए। अच्छा, देखो मैंने क्या कहा कि जो भी टीचर्स आपके पढ़ाते हैं, अगर आप उन्हीं चीज़ों को घर पर जाकर के सेम उसी अंदाज में पढ़ लें, रिवाइज कर लें, तो यकीन मानिए चीज़ें आप अपनी लाइफ में फिर कभी नहीं भूलेंगे। एक तरीके से आप कह सकते हो कि बिल्कुल वो अमर हो गए। लेकिन हम लोग करेंगे नहीं ऐसा, क्योंकि हम लोगों को ऐसा थोड़ी है, 9th भी पढ़ना है, 10th पढ़ना है, 11th पढ़ना है, 12th पढ़ना, आगे बहुत सारी क्लासें पढ़ना, और उसमें पढ़ना है तो फिर सारी चीज़ें अभी 9th में सीख जाएंगे तो फिर आगे क्या सीखेंगे? इसलिए बेटा ऐसा कभी नहीं करना, आराम से सीखा करो, मस्ती से। अभी 9th में कुछ चीज़ें सीखो, कुछ 10th में सीखना है, फिर ऐसे ऐसे आराम से धीमे धीमे सीखेंगे। आज सीख जाओगे तो फिर तुम विद्वान हो जाओगे। अब हमारे सामने ये कुछ क्वेश्चंस आए हैं। अब मैंने क्या कहा कि यदि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के पहले कोई प्रीपोजिशन हो तो पैसिव वॉइस में उस प्रीपोजिशन को बाय के पहले लिखते। तो यहाँ देखो, सब्जेक्ट हो गया, लास्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एट प्रीपोजिशन है, मी ऑब्जेक्ट। तो ये मी क्या है? ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के पहले एट क्या आ गया? प्रीपोजिशन। तो एक तो इसको हम ऐसे कह दें, लेकिन सच में देखा जाए तो ये लाफ्ड एट पूरा एक शब्द है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रेजल वर्ब। और फ्रेजल वर्ब क्या होती हैं? जिसका, जैसे आपने पढ़ा लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर का मतलब क्या होता? लुकिंग फॉर का मतलब होता है तलाश करना, खोजना, और लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। तो जब भी किसी वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन जुड़ता है वो फ्रेजल वर्ब बनती है। इस प्रीपोजिशन को इस वर्ब से अलग किया ही नहीं जा सकता। सही बात तो ये है, लेकिन हम लोग ये इस तरीके से पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट के पहले अगर प्रीपोजिशन हो तो उसे बाय के पहले लिखना है। तो हमें क्या करना? टेंस पहचाना, पास्ट इंडेफिनिट है तो क्या बनाएंगे? मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आय, पास्ट इंडेफिनिट वॉज, लाफ्ड की थर्ड फॉर्म लाफ्ड। अब यहाँ देखो, जैसे पूरा लिखा था लाफ्ड, ऐसे ही आपने लाफ्ड एट पूरा लिख दिया। अब हमें इसको हम क्या करेंगे? बाय, और फिर लिखा सी का हर। तो हमने यही तो कहा था कि अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के पहले कोई प्रीपोजिशन हो तो पैसिव वॉइस में उस प्रीपोजिशन किसके पहले लिखना है? बाय के पहले। अगर तुम्हें थोड़ी समझदारी दिखाओ तो इसमें इस रूल को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरी लुक्ड एट पूरी फ्रेजल वर्ब है, पूरी यहाँ लिख दिया। सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट लग बनाएंगे तो बाय हर तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है जी। अगला देखो, यू शुड लुक इनटू द मैटर, यहाँ मॉडल वर्ब आ गई। यहाँ देखो, लुक इनटू एक पूरा फ्रेजल वर्ब है, या फिर आप ऐसे कह दो ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन इनटू है तो हम क्या करेंगे? द मैटर, फिर हमने लिखा शुड बी, लुक की थर्ड फॉर्म लुक्ड, और फिर आपने लिखा इनटू बाय, यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा? यू। अब आप लोगों को इस वीडियो में मज़ा बहुत आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहना, और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और इस सेंटेंस का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। ओके। अगली बात ये है कि आप कैसे पहचानते हो कि कोई सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है? तो आप लोगों का कहना ये रहता कि सर उसमें बाय लगा रहता। अगर बाय लगा है तो पैसिव वॉइस है। तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है कि हर जगह बाय होगा तभी पैसिव होगा। कई बार हमें बाय लिखने की आवश्यकता भी नहीं होगी और सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में होगा। इस चीज़ को समझने के लिए एक छोटा सा रूल लिखें। देखिए, रूल नंबर 5 करके, निम्न वर्ब्स के साथ पैसिव वॉइस में हम क्या लगाते हैं? टू, इन, एट या विद लगाते हैं। वो कौन कौन सी वर्ब है जरा समझ लो। अगर हमारे सामने एक वर्ब इस तरीके से लिखा हो नो, क्या लिखा हो? नो, या फिर लिखा हो ऑब्लाइज, क्या लिखा हो? अगर एक्टिव वॉइस में नो या ऑब्लाइज लिखा हो तो बाय कभी नहीं लगाना, बाय की जगह पे क्या लगाना? टू लगाना। क्या लगाना? क्या लगाना है? अच्छा, अगर यहाँ लिखा हो इंटरेस्ट, क्या लिखा हो? या फिर लिखा हो कंटेन, तो इन वर्ब के साथ में कभी भी हम बाय नहीं लगाएंगे, इन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अब इसी तरीके से और भी वर्ब है, सरप्राइज, सरप्राइज, एस्टोनिश, डिसअपॉइंट, डिस्ट्रेस और डिस्प्लीज। कितनी हो गई? और लास्ट वर्ब लिखना है अलार्म। ये अगर वर्ब आ जाए तो इनके साथ में हमेशा हम लोग लगाएंगे एट। क्या लगाएंगे? अब कुछ और वर्ब देख लो, प्लीज, सेटिस्फाई, लाइन, चार्म, थ्रोंग का मतलब होता है जी भीड़ लगाना, जैसे तुम लोग कई बार लगा के फालतू खड़े हो जाते। हाँ, और डिसगस्ट। अगर ये वर्ब आपको नज़र आ जाए, कौन कौन सी?
प्लीज मतलब है खुश करना, प्लीज एक वर्ब जिसका मतलब खुश करना, कृपया वाला नहीं है। सेटिस्फाई संतुष्ट करना, लाइन लाइन लगाना, चार्म अट्रैक्ट करना, थ्रोंग का मतलब भीड़ लगाना, और डिस्गस्ट मतलब आप समझते हो ना, कोई चीज़ बहुत गंदी सी हो। जैसे मैंने एक दिन कहा, जैसे कोई घिना सा लड़का हो, मुँह नहीं धोता हो, लारा चू रही हो, नाक आँख भिड़ी हो, और आप उसे देख कर क्या कहोगे, हाउ हैंडसम यू आर, क्या कहोगे आप देख के कहोगे हाउ डिस्गस्टिंग। इसमें क्या करेंगे, इन सभी होने पर क्या लगाएंगे, वेद लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तो ये सारी वर्ब्स अगर आ जाती हैं तो आपको बाय नहीं लगाना। अगर इसलिए आप ये कहते हो कि एक्टिव से पैसिव बनाते तो पैसिव वॉइस में हमेशा बाय आता है, तो ये गलत है। अगर नो और ऑब्लाइज है तो बाय की जगह पे टू क्या आएगा, टू क्या आएगा, इंटरेस्ट और कंटेन है तो इन, और सरप्राइज, एस्टोनिश, डिसअपॉइंट, डिस्ट्रेस, डिस्प्लीज और अलार्म, तो यहाँ देखो डिड डिस एट और इनके साथ में विद। अब इस चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस आए हैं, अब इनके आंसर हम लोग देते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन पढ़ा जाए ज़रा। दिस न्यूज अलार्म्ड मी, इस न्यूज़ ने मुझे क्या किया, चौंका दिया, अलार्म कर दिया, संकेत कुछ खतरे का दे दिया। तो आपने देखा दिस न्यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट है, अलार्म सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हिम पास्ट हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम हिम का सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या बनेगा, हिम का सब्जेक्ट ही। अब पास्ट इंडेफिनिट है तो क्या लिखोगे, वॉज, फिर आप थर्ड फॉर्म लगाओगे, ही वॉज अलार्म्ड। अब आपको अकल आ गई, अकल आ गई कि नहीं आई, क्या अकल आ गई कि अगर एक्टिव वॉइस में अलार्म हो, क्या हो, तो बाय नहीं लगता, बाय की जगह पे क्या लगाते, तो जहाँ पर तुम अभी बाय लगाते थे अब क्या लिखना, एट, और दिस न्यूज। बोलो कोई दिक्कत, घबराहट, चिंता, सबको इतना समझ में आ रहा, तो क्या बना, ही वॉज अलार्म्ड एट दिस न्यूज। अब अगला सेंटेंस पढ़ो भैया, क्या कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट नो। अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अगर ये पास्ट इंडेफिनिट होता तो सेकंड फॉर्म लिखी होती न्यू। आई नो हिम वेल, इसमें देखो आई सब्जेक्ट है, नो वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, वेल एडवर्ब है, क्या है, वेल एडवर्ब है। अब हमें हिम का सब्जेक्ट बनाना, क्या बनाएंगे, ही। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसे बनाओ, क्या आएगा, इज। नो की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, नोन, ही इज नोन। अब अगर एक्टिव वॉइस में नो आ जाए या ऑब्लाइज आ जाए तो बाय की जगह पे क्या लगाएंगे। अब लेकिन देखो ही इज नोन, पहले वर्ब ऑब्जेक्ट को इसको लिख दो, एडवर्ब को, ही इज नोन वेल टू मी। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी बना सकते, क्या, ही इज नॉन टू मी वेल। लेकिन मैं ये बार बार कहता हूँ कि जब भी आप पैसे बनाएं इस अंदाज में ही बनाएं, यही सबसे बेस्ट आंसर है, ही इज नॉन वेल टू मी, ठीक है ना। नेक्स्ट में देखो कौन सा टेंस है, टेंस बताओ पहले, तो कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट। कैसे पता चला, विल लगा है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। सी विल ऑब्लाइज मी, तो इसमें मी क्या है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, हम इसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। बोलो बेटा क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाते, क्या बन गया, आई। अब आई के साथ में हम यहाँ जब सी के साथ में विल लगा तो आई और बी के साथ में सेल आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, आई, ये मैं उल्टे हाथ से थोड़ा मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, आई सेल, फिर क्या लिखेंगे, आई सेल बी ऑब्लाइज, क्या लिखा जाएगा, आई सेल बी ऑब्लाइज्ड, ये हो गया। अब हमें क्या लिखना है, टू हर, यही आएगा ना, आई सेल बी ऑब्लाइज्ड टू हर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है योर बिहेवियर एस्टोनिश्ड हिम। एस्टोनिश का मतलब होता है आश्चर्यचकित करना, तो योर बिहेवियर सब्जेक्ट है, एस्टोनिश्ड मेन वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, हिम का सब्जेक्ट ही, पास्ट इंडेफिनिट वॉज, ही वॉज एस्टोनिश्ड। अब एस्टोनिश आ गया तो बाय की जगह पे क्या लगाएंगे, ध्यान रखना यहाँ तुमने अगर बाय लगा दिया गलत हो जाएगा, पैसिव वॉइस जरूर है, यहाँ बाय नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एट योर बिहेवियर। बोलो कोई दिक्कत किसी को, लिख लेंगे। अगला लिखा माय मदर प्लीज द गेस्ट, टेंस पहचानो कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, तो हमें यहाँ पर सब्जेक्ट लिखे गेस्ट, द गेस्ट पास्ट इंडेफिनिट है, वर प्लीज्ड। बाय माय मदर लिखोगे या कुछ और लिखोगे, हाँ तो प्लीज आ गया, प्लीज आने पर बाय नहीं लिखते, बाय की जगह क्या लिखते, तो यहाँ बाय नहीं, क्या लिखना, विद माय मदर। लो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब हम लोग समझ रहे हैं इंटेरोगेटिव। एक्टिव से पैसिव सीखने के लिए सिर्फ आपको 3 चीज़ों पर फोकस करना है।
सबसे पहले हम लोग एडजेक्टिव की बात करते हैं, एडजेक्टिव के बाद इंटरोगेटिव और फिर इंपेरेटिव। तो पैसिव वॉइस सिर्फ 3 ही चीज़ों का बनता है। आप लोग एडजेक्टिव के पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ चुके हो। अब आपको बात करनी है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव क्या होते हैं? टू आस्क क्वेश्चंस, यानी कि जिन सेंटेंसेज में क्वेश्चन पूछा जाए या उसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा, उसको हम इंटरोगेटिव कहते हैं। जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए अंत में क्वेश्चन मार्क लगा, इंटरोगेटिव। ये सेंटेंस या तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं या हेल्पिंग वर्ड से, ठीक है ना। अब हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे? तो बहुत आसान शब्दों में लिखा, एक्टिव वॉइस किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो इतना ध्यान रखना, एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब अलग है और पैसिव वॉइस की अलग है। जैसे एक सामने हमारे क्वेश्चन लिखा, हैव यू डन योर वर्क, तो इसका पैसिव बनाएंगे, ए हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, डन मेन वर्ब है, योर वर्क ऑब्जेक्ट है। तो हमने योर वर्क को क्या बनाना? सब्जेक्ट। इसको देखो मैंने क्या किया, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के सामने लिख दो। जैसे ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, आपने पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट लिखा योर वर्क। अब योर वर्क सिंगुलर है तो इसमें क्या आ गया? हैज। तो ये एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब, पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। यहाँ पर ये देखो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। अब एक्टिव में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हैज के साथ में क्या जुड़ गया? बीन। एक्टिव वॉइस की वर्ब है और ये पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसके बाद हमने क्या लिखा? एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को बाय लगाकर ऑब्जेक्ट बना। तो सीधी सी बात है, एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब, पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट योर वर्क हो गया, फिर बीन लगाया, एक्टिव वॉइस की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस की मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट को बाय करके इस तरीके से लिख दिया। क्लियर हो गया? तो अगर एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। कोई भी एक्टिव होगा उसका स्ट्रक्चर होगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस में भी आपको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना, क्यों? तभी तो वो इंटरोगेटिव रहेगा। अगर एक्टिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो पैसिव भी तो हेल्पिंग वर्ब से हो, तो ये भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू। इसमें हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, फिर ज़रूरत के हिसाब से बी, बीइंग, बीन जो भी आता है वो लगा दो। पैसिव है तो थर्ड फॉर्म लगाओ, फिर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को बाय के बाद ऑब्जेक्ट बना के लिख दो। अब इसी तरीके से हमें बनाना है कैन यू सॉल्व दिस सम। तो ये देखो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो कैन यू सॉल्व दिस सम, इसमें यू सब्जेक्ट है, सॉल्व मेन वर्ब है, दिस सम ऑब्जेक्ट है। तो हम जब यहाँ देखो एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब क्या है? कैन। अब इसमें तो सब्जेक्ट हमारा दिस सम है। अच्छी बात यह है कि मॉडल में चेंज नहीं होता, तो हम यहाँ क्या करेंगे? सब्जेक्ट के नीचे हमने सीधा सब्जेक्ट लिखा दिस सम। अब दिस सम के साथ भी तो कैन ही आएगा, तो हमने क्या लिखा? कैन। ये एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब है, पैसिव की हेल्पिंग वर्ब, कैन दिस सम। फिर हमने क्या लगाया? बी, सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व बाय यू। ठीक है ना। नेक्स्ट का आंसर, डू यू लाइक मी, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। पैसिव वॉइस बनाओ। हाँ, एम आई लाइक्ड बाय, बिल्कुल सही जवाब है। अब आपको बस इतना ही समझना है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू है, पैसिव में जे एम आर आएगा। अब मी का सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ में क्या लगता? एम, एम आई लाइक्ड बाय यू। अगला लिखा बिल सी टीच मी इंग्लिश। हाँ, अब देखो यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट है तो यहाँ बिल से शुरू है। अगर आप इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपका आएगा बिल। क्या आएगा? बिल इंग्लिश। फिर आप लगाएंगे बी, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, टू मी, दो ऑब्जेक्ट है ना, टू मी। भाई अभी पढ़ा था ना, दो ऑब्जेक्ट हो तो नॉन लिविंग को सब्जेक्ट बनाओगे, लिविंग के पहले टू। बाय हर। अगर हम इसको किसी और अंदाज में बनाएं, अगर हम रिया ये कहें कि मी से बनाएं तो फिर हम क्या करते इसमें? तो हम क्या लिखते? सेल आई बी टॉट इंग्लिश बाय हर। क्लियर हो रहा ना? तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अगर एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। अब आप कहोगे सर अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो पैसिव भी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। अगर एक्टिव वॉइस किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, कहाँ से? तो पैसिव वॉइस भी उसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। जैसे अगर मैंने लिखा व्हाई डिड यू नॉट फिनिश दिस टास्क। अब आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा, व्हाई डिड यू नॉट फिनिश दिस टास्क। तो देखो रूल क्या है, अगर एक्टिव वॉइस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा तो उसके बाद एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट होगा। पैसिव वॉइस में क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, बी, बीइंग, बीन में से कोई एक लगाओ, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एक कॉन्सेप्ट है। तो अगर एक्टिव वॉइस भाई से शुरू है तो पैसिव वॉइस भी भाई से शुरू होगा। ये भी क्वेश्चन वर्ड से शुरू, तो ये भी। अब यहाँ समझो, क्वेश्चन वर्ड से एक्टिव शुरू था, पैसिव भी शुरू होगा। ये हेल्पिंग वर्ब तो एक्टिव वॉइस में, पैसिव में तो अलग हेल्पिंग वर्ब आएगी।
अब यहाँ यू के साथ में डिड लगा, हम दिस टास्क को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में वॉच, भाई वॉच। अब हमारा सब्जेक्ट क्या बना, दिस टास्क। अब हम क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। फिर हमने क्या लिखा, अच्छा इसमें नोट भी तो है, भाई वॉज दिस टास्क, पहले यहाँ नोट लिख दो, नोट फिनिश्ड बाय यू। बोलो कोई दिक्कत किसी को, कोई घबराहट चिंता, जी तो नहीं घबरा रहा, किसी का जी तो नहीं घबरा रहा, सही बताओ। अच्छा ऐसे ये क्वेश्चन और हैं, जैसे मैंने कहा वाई डिड तुलसीदास राइट द रामचरित मानस। सभी स्टूडेंट्स बनाएंगे इसको। चलो ये सेम इसी तरीके से है, ये आप लोग बनाएंगे। और जो बच्चे मुझे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं वो इसको कमेंट बॉक्स में इसका मुझे आंसर ज़रूर बताएंगे। इसके बाद मैं एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट लेता हूँ इसी का। अगर आपके सामने लिखा हो वॉट आर यू डूइंग, इसमें अच्छों का धुआं निकल जाएगा। कई जैसे आप देखते हो वो कोई मिर्ची चाट से खा लेना, कानों से नाक मुँह से सबसे निकल जाए, इसमें तुम्हारा ना निकल पाए, ध्यान रखें। वॉट आर यू डूइंग। अब देखो इन सेंटेंसेस में क्या अंतर है। यहाँ लिखा वॉट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। वॉट क्या है, क्वेश्चन वर्ड, आर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, यू सेंटेंस में सब्जेक्ट है, और डूइंग क्या है, मेन वर्ब है। और यहाँ ऑब्जेक्ट के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो अब पैसिव वॉइस हम लोगों ने यही तो सीखा कि जब हम पैसिव बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को ही तो सब्जेक्ट बनाते। अब इसमें तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो देखो इसका एक बार पहले तरीका बता दूँ। इसमें पहले मुझे ये बताओ इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ऑब्जेक्ट है या नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट है। रियल में वो ऑब्जेक्ट आपको दिख नहीं रहा लेकिन ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन वर्ड व्हाट ही ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको समझाया था ये कॉन्सेप्ट। अब ये बात इतनी जल्दी आपको हजम नहीं होगी। अब मैं क्या करूं, पहले राजू श्रीवास्तव था, वो कहता था पेट सफ़ा हर रोग दफ़ा। अब वो भी बेचारा बिचरा उसका कि नहीं बिखरा, पेट सफ़ा प्रोडक्ट तो बिक ही रहा होगा ना। अब वो बेचारा नहीं है लेकिन प्रोडक्ट थोड़ी बंद हो जाए। तो देखो ये बात आपको हजम क्यों नहीं हो रही कि व्हाट तो हमने बचपन से पढ़ा क्वेश्चन वर्ड होता, ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता। इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ी सी बातें कुछ और करनी पड़ेंगी। अगर मैं आपसे कहूँ आई एम ईटिंग, क्या कहा मैंने, बस इतनी बात मैंने कही, मैं खा रहा हूँ। आप कहोगे सर व्हाट, कहोगे कि नहीं कहोगे। आप पूछोगे कि नहीं क्या खा रहे हो सर, मुझे भी बताओ, अकेले अकेले खा रहे हो मुझे भी खिलाओ। देखो किसी की तो लार चूने लगी, बेटा ऐसी क्लास में काम नहीं किया करो। हाँ पर वैसे भी चिंटी आ जाती। हाँ तो आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। अब आप पूछ रहे हो सर व्हाट, यानी कि हमें ये किस व्हाट का जवाब दे रहा, किसका, यानी कि जो चीज़ हमें व्हाट का जवाब देगी वो ऑब्जेक्ट होगी। अगर मैंने कहा आई एम ईटिंग चॉकलेट, तो अगर मैं यहाँ लिखूँ चॉकलेट, क्या लिखूँ, तो चॉकलेट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि जो चॉकलेट किसका जवाब दे रहा, व्हाट। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, आपने कहा व्हाट, व्हाट मतलब चॉकलेट, चॉकलेट मतलब व्हाट। मेरी बात समझना बहुत ध्यान से। मैंने कहा आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, आपने कहा व्हाट, मैंने कहा चॉकलेट, चॉकलेट मतलब व्हाट, व्हाट मतलब चॉकलेट। यानी कि जो काम चॉकलेट कर रही है उसका जवाब हमें व्हाट से मिल रहा, यानी कि चॉकलेट ऑब्जेक्ट हो सकती है तो व्हाट हो रहा। अच्छा जरा इसको समझो, अगर मैं कहूँ आई एम टीचिंग, मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप क्या बोलोगे सर व्हाट। मैं कहूँगा आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग लेटर, आई एम टीचिंग एन ऐसे, कुछ भी। तो यहाँ जिस चीज़ का हमें जवाब मिल रहा है वो क्वेश्चन वर्ड कौन दे रहा, व्हाट। तो इसका मतलब यहाँ जो चीज़ लिखी जाएगी वो भी ऑब्जेक्ट होगी और व्हाट भी ऑब्जेक्ट होगी। अच्छा अगर मैंने कहा आई टॉट, अब इसका भी आप यही कहोगे, मैंने पढ़ाया, आप कहोगे व्हाट, क्या पढ़ाया, या आप कहोगे सर किसको पढ़ाया। किसको कहोगे तो आप यहाँ यूज करोगे हूम, क्या करोगे, क्या हूम का। मैंने कहा प्रिया बॉट, प्रिया ने खरीदा, आप वही बात फिर कहोगे प्रिया बॉट व्हाट, प्रिया बॉट आकार, प्रिया बॉट राखी, क्या राखी। तो ये सारे ऑब्जेक्ट हो रहा है कि नहीं। तो जो चीज़ हमें हूम या व्हाट का रिप्लाई कर रही है वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी। इसका मतलब ये है
कि अगर मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग, अब जरा समझना, आई एम डूइंग, अब मैंने कहा मैं कर रहा हूँ, माय वर्क, तो मैंने अगर यहाँ लिखा माय वर्क, तो माय वर्क ऑब्जेक्ट होगा। आई एम डूइंग व्हाट, आई एम डूइंग व्हाट, व्हाट का जवाब किसने दिया, माय वर्क ने, यानी कि माय वर्क ऑब्जेक्ट तो व्हाट भी ऑब्जेक्ट। ये बहुत गहरी बातें हैं जो विद्वान लोग ही समझ पाते हैं, सीख पाते हैं, और आई होप आप में से बहुत सारे बच्चों ने इस बात को समझ लिया। तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन वर्ड whom और what ऐसे क्वेश्चन वर्ड है जो हमें ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। इसलिए अच्छा, अब इसका पैसिव बन क्यों जाएगा, क्योंकि what खुद ऑब्जेक्ट है। दूसरी बात, अगर एक्टिव वॉइस किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो पैसिव वॉइस भी तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता, तो जिस चीज़ की शुरुआत होगी उसका एंड होगा। तो हमने व्हाट से शुरुआत किया। अब यहाँ समझो, अब यहाँ जो सब्जेक्ट होता उसी के हिसाब से तो तुम वर्ब लगाते, तो व्हाट हुम जो भी होगा वो हमेशा सिंगुलर मान लेना। तो हमने क्या लगाया, व्हाट इज, फिर पैसिव में क्या लगाया, बीइंग, डू की थर्ड फॉर्म डन बाय यू, ये बन गया व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, तुम्हारे द्वारा क्या किया जा रहा है। चलो नेक्स्ट बोलो सब में, व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट इज बीइंग सेड बाय यू। लास्ट सेंटेंस, हाँ, हाउ मच मिल्क, पूरा लिखना है, हाउ मच मिल्क पूरा ही आएगा, हाउ मच मिल्क। अब ये सिंगुलर है, इज बीइंग ड्रंक, थर्ड फॉर्म आ गई ड्रंक बाय द चाइल्ड, और क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। तो अगर मैं लिख दूँ वेयर आर यू स्लीपिंग, तो इसका पैसिव वॉइस सभी बच्चों को आराम से फुर्सत से बनाना है, और इसका जो मुझे YouTube पर देख रहे हैं उनको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। और वीडियो में बहुत मज़ा ज़रूर आ रहा होगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि इससे शानदार कॉन्सेप्ट अदर चैनल्स पर आपको नहीं मिलने वाले। एक छोटा सा पॉइंट और बता रहा हूँ, इसी के साथ इंटरोगेटिव भी आपका फिनिश हो जाएगा। रूल नंबर 3, हु के स्थान पर बाय हुम लगा, बस इतनी सी बात है। तो सबसे पहले क्या करना है, बाय हुम लिखना है, फिर वही हेल्पिंग वर्ब लिखना है, और फिर ऑब्जेक्ट वही सब्जेक्ट बनेगा, बी बीइंग, बीन लगाएंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और क्या है, क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर आपका है इसमें। जैसे अगर आपके सामने सेंटेंस आया हु सोल्ड दिस कार, अब आपने जैसे ही देखा हु सोल्ड दिस कार, इस कार को किसने बेचा, टेंस पहचान लो पहले, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो जैसे ही तुम्हें सेकंड फॉर्म नज़र आए तो बस तुम्हें तुरंत समझ में आ जाना चाहिए टेंस कौन सा है। क्या अब तुम्हें इसमें क्या दिखता है, तुम्हें इसमें क्या दिखता है, अरे सोल्ड तो सबको ही दिखता है, इसमें तुम्हें दिखता क्या है, इसमें हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिखता है। अभी मैंने एक बच्चे से पूछा इसमें क्या दिखता है, बोले तुझ में रब दिखता है, यारा में कुछ यारा कुछ नहीं बेटा, पैसे बनाओ। तो इसमें तुम्हें रब दिख रहा, ठीक नहीं दिख रहा, पास्ट इंडेफिनिट दिखना चाहिए बेटा, रतौंधी है, आँखों का इलाज करवाओ, ठीक है। अब समझो हु सोल्ड दिस कार, पास्ट इंडेफिनिट है, क्या है, तो अब आपको बनाना हु की जगह पे क्या लिखना है, बाय हुम। अब बाय हुम के बाद, बाय हुम क्वेश्चन वर्ड है तो फिर हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हम दिस कार को सब्जेक्ट बना रहे हैं तो वॉज, बाय हुम वॉज दिस कार, फिर हमें सोल्ड की थर्ड फॉर्म, ये बन गया आपका। क्लियर है। अब मैं 2-3 क्वेश्चन आपको देता हूँ और आप लोग फटाफट से मुझे उनके आंसर दें। सो कुछ क्वेश्चंस हैं और जिनके हम लोग पैसिव बनाते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें हु टीचेज, हु के बाद टीचेज लिखा तो SIS मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और यहाँ देखो यू और इंग्लिश 2 ऑब्जेक्ट आ गए हैं। 2 ऑब्जेक्ट आ गए तो हम अगर नॉन लिविंग को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हु की जगह पे तो लिखो पहले बाय हुम, फिर इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाओगे तो एज, बाय हुम एज इंग्लिश टॉट टू यू। अगर किसी के दिल में ये आ रहा हो, मन में ये आ रहा हो कि नहीं हम तो यू से बनाना चाहते हैं, तो यू से जैसे ही बनाओगे कॉन्सेप्ट में चेंजेज आएगा। आपको लिखना होगा बाय हुम आर यू, क्या हो जाएगा, आर यू टॉट
इंग्लिश, ये आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत किसी को? कुछ पूछना तो नहीं है? सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं? हु टॉट यू ग्रामर, कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। वही कॉन्सेप्ट पास्ट इंडेफिनिट है तो क्या करेंगे? बाय हुम। पास्ट इंडेफिनिट ग्रामर को सब्जेक्ट लोगे तो वॉज और यू को लोगे तो वर। बाय हुम वॉज ग्रामर टॉट टू यू। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। अच्छा लिखा अगला, हु इज कॉलिंग यू, तुम्हें कौन बुला रहा है? तुम्हें कौन बुला रहा है? कोई बुला रहा है? नहीं, हो सकता बुला रहा हो। अच्छा चलो, हु की जगह पे क्या लिखेंगे? बाय हुम। फिर हम यू को सब्जेक्ट बनाएंगे, आर यू बीइंग कॉल्ड। अब ये मुझे बताओ, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, पूछते नहीं हो कि हु की जगह पे बाय हुम क्यों लिखा। जो टीचर पढ़ा देता सब कुछ पढ़ लेता हूँ। क्या कभी आपके दिमाग में ये नहीं आया क्या सर जैसे हु को बाय हुम में बदला, क्या व्हाट को बाय व्हाट में बदला जा सकता है? या कोई और भी क्वेश्चन है जिनको हम बाय के साथ बदल सकते हैं? अगर आप मुझसे पूछते तो मैं कहता बिल्कुल ऐसा हो सकता है। लेकिन कब हो सकता? ये तभी होगा, इसमें अगर आप देखें तो हु क्या है? सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। जब भी कोई क्वेश्चन में सब्जेक्ट बनेगा, अगर व्हाट सब्जेक्ट बनता है तो उस केस में हम बाय व्हाट से भी बना सकते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट जब आएगा तब इस पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे और चीज़ें आपको इतनी अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और अगर आप हमारे इम्परेटिव पार्ट के वीडियो को देखना चाहते हैं तो इम्परेटिव का हमने अलग से वीडियो डाल दिया है, आप उसको मैं इसी वीडियो के नीचे लिंक में दे दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। और इस टॉपिक को शुरू से एंड तक अच्छे से देखिए, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना ताकि चीज़ों को बेहतर ढंग से सीख सकें। क्या होता है कि अगर एक बार चीज़ों को अच्छे से ना सीखें तो फिर बार बार प्रॉब्लम आती है। एक बार अच्छे से देखो, पहली बार और अंतिम बार। थैंक यू सो मच। वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर अभी तक कर ही लिया होगा, नहीं किया तो अभी भी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर। और ये जो 2 क्वेश्चंस हैं ये आपको होमवर्क में बनाने हैं और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताने हैं। ओके।